नमस्कार। आपकी इनकम टैक्सेबल तो थी, पर आप इनकम टैक्स का रिटर्न भरना भूल गए। या ये भी हो सकता है कि आपने इनकम टैक्स का रिटर्न तो फाइल किया, लेकिन उसमें कोई इनकम बताना भूल गए जाने अनजाने में। तो आपको फाइनेंस एक्ट 2022 से एक नया अवसर मिला है अपडेटेड आयकर रिटर्न फाइल करने का। ये मौका उन सभी को मिल रहा है जिनने रिटर्न फाइल किया है या नहीं किया है। इसकी हम आज चर्चा करेंगे और इससे जुड़े हुए सारे सवालों के जवाब मैं दूंगा। लेकिन उस पर जाने के पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर दूं कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, ताकि आप मेरे ऑलरेडी पब्लिश वीडियोस को वॉच कर सकें और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन भी टाइम से पा सकें। तो चलिए सबसे पहले हम जानने की ये कोशिश करते हैं कि कौन कर पाएगा और कौन नहीं कर पाएगा अपने रिटर्न को अपडेट। तो यहां पर सेक्शन 139(8)A इंसर्ट किया गया है 1/4/2022 से, और इसके अनुसार कोई भी पर्सन उसने रिटर्न फाइल किया है नहीं किया है, रिटर्न 139(1) में हो सकता है जो आप ड्यू डेट में फाइल करते हैं। बिलेटेड रिटर्न होता है 139(4) में, यदि आप 139(1) में रिटर्न नहीं फाइल कर पाए तो बिलेटेड रिटर्न असेसमेंट ईयर के दिसंबर तक आप फाइल कर सकते हैं। उसी तरह से यदि आपने रिटर्न फाइल कर दिया 139(1) या 139(4) में और बाद में आपको पता चला कि कोई रॉन्ग स्टेटमेंट या ओमिशन हो गया, तो आपको मौका मिलता है असेसमेंट ईयर के दिसंबर तक कि आप उस रॉन्ग स्टेटमेंट और ओमिशन को सुधार सकें, रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकें। तो यहां पर मौका दोनों को मिल रहा है, जिन्हें रिटर्न फाइल किया और जिन्हें नहीं फाइल किया। वो अपनी खुद की इनकम या किसी दूसरे की इनकम उनके केस में असेसेबल है तो उसके लिए रिटर्न को अपडेट कर सकते हैं। यदि नहीं फाइल किया तो अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अगला सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कितने समय में ये अपडेटेड रिटर्न फाइल करना होगा। तो यहां पर कहा गया है कि विदिन 24 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर। तो असेसमेंट ईयर के खत्म होने के विदिन 24 मंथ में ये आपको रिटर्न अपडेट करना होगा। नहीं फाइल किया तो अपडेटेड रिटर्न की तरह फाइल करना होगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा, जो मैं बाद में चर्चा आपसे करूंगा, कि यदि विदिन 1 ईयर फाइल कर देंगे अपडेटेड रिटर्न फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर विदिन 1 ईयर, तो आपको एडिशनल टैक्स कम देना होगा, और 1 साल के बाद फाइल करेंगे तो आपको एडिशनल टैक्स ज्यादा देना होगा। तो यदि आपको एडिशनल टैक्स बचाना है तो शुभस्य शीघ्रम, जितना जल्दी हो अपने रिटर्न को अपडेट कर दीजिए। एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं कि यदि आप फाइनेंशियल 2021 का रिटर्न को अपडेट करना चाहते हैं तो फाइनेंशियल एंड होता है 31/3/2021 को, लेकिन उसका असेसमेंट ईयर 21-22 होता है जो 31/3/2022 को एंड होगा। तो आपको 31/3/2022 से 24 मंथ का टाइम मिल रहा है। इसका मतलब 31/3/2024 तक आप अपने रिटर्न को अपडेट कर पाएंगे, या नहीं फाइल किया तो फाइल कर पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि मौका सभी को मिल रहा है। आपको यह जानना भी जरूरी है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप इस रिटर्न को फाइल करने के हकदार ही नहीं है। तो चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं कि रिटर्न को अपडेट कौन नहीं कर पाएगा। फर्स्ट प्रोविजन सेक्शन 139(8)A का, उसके अनुसार यदि रिटर्न लास्ट का है, यदि आप जो अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हैं वो लास्ट का रिटर्न है और पहले बार आप फाइल कर रहे हैं, तो आप लास्ट का रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। इसके बाद यदि अपडेटेड रिटर्न फाइल करने से जो आपने सेक्शन 139(1) के अंदर ओरिजिनल रिटर्न फाइल किया था, या बिलेटेड रिटर्न फाइल किया था 139(4) के अंदर,
या 139(5) के अंदर रिवाइज रिटर्न फाइल किया था और उसके अनुसार जो टैक्स लायबिलिटी डिटरमाइन हुई थी उससे टैक्स लायबिलिटी कम हो जाती है अपडेटेड रिटर्न फाइल करने से, तो आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। इसके बाद यदि आप जो अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हैं उसमें रिफंड आता है, फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे हैं और वो भी रिफंड क्लेम कर रहे हैं अपडेटेड रिटर्न से, तो आप अपने रिटर्न अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। इसके बाद यदि आपने रिटर्न फाइल किया था अंडर सेक्शन 139(1) जो मैंने कहा ओरिजिनल रिटर्न, बिलेटेड रिटर्न 139(4) के अंदर या रिवाइज रिटर्न अंडर सेक्शन 139(5) और उसके बेसिस पे आपका रिफंड डिटरमाइन हुआ था और इस अपडेटेड रिटर्न फाइल करने से आपका रिफंड का अमाउंट बढ़ जाता है, तो आप अपने रिटर्न को अपडेट नहीं कर पाएंगे। अब हम सेकंड प्रोविजन में चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो कौन से पर्सन होंगे जो अपने रिटर्न को अपडेट नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर कहा गया है कि कोई भी पर्सन जिसके केस में, पर्सन का मतलब इंडिविजुअल, HOF, कंपनी, फर्म, AOP, BOI और जो भी पर्सन की डेफिनेशन में आते हैं इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, वो पर्सन इन हुज केस a search has been initiated under section 132(1), यदि सर्च हुई है 132(1) के अंदर इनिशिएट हो गई है या सेक्शन 132A के अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट्स और अदर डॉक्यूमेंट का रिक्वेशन हो गया है या एसेट का रिक्वेशन हो गया है, तो वो लोग अपने रिटर्न को अपडेट नहीं कर पाएंगे। इसके बाद यदि किसी पर्सन के केस में सर्वे हो चुका है 133A के अंदर, जिसमें TDS का सर्वे शामिल नहीं होगा, TDS के वेरिफिकेशन के लिए सर्वे होते हैं वो शामिल नहीं होगा, जो रेगुलर सर्वे जिसे हम कहते हैं वो हुआ है 133A के अंदर या दूसरे 133 के प्रोविजंस के अंदर, तो वो सर्वे यदि हुआ है आपको तो आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। इसके बाद यदि आपको नोटिस इश्यू हो चुका है, ए नोटिस हैज बीन इश्यूड टू दैट इफेक्ट दैट, हम जानने की कोशिश करते हैं कौन सा नोटिस आपको इश्यू हो चुका है जिसके कारण आप अपने रिटर्न को अपडेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा नोटिस हैज बीन इश्यूड, क्योंकि आपको नोटिस ऑलरेडी इश्यू हो चुका है। तो कहीं पर सर्च हुई किसी पर्सन के केस में, वहां पर मनी, बुलियन, ज्वेलरी, वैल्यूएबल आर्टिकल और थिंग्स मिले, सीज हुए, और जो सीज हुए 132 के अंदर या सेक्शन 132A के अंदर मनी, बुलियन, ज्वेलरी और वैल्यूएबल आर्टिकल और थिंग रिक्वेशन किए गए किसी दूसरे पर्सन के केस में, लेकिन पता ये चलता है कि वो जो मटेरियल है मनी, बुलियन, ज्वेलरी, वैल्यूएबल आर्टिकल और थिंग सीज्ड रिक्वेशन, वो जिसके केस में सर्च हुई है, जिसके केस में रिक्वेशन हुआ उसको बिलोंग नहीं करता, लेकिन वो दूसरे पर्सन को बिलोंग करता है और दूसरे पर्सन को नोटिस दे दिया गया है कि ये आपको बिलोंग करता है, जो सीज वहां से हुआ है रिक्वेशन उसके केस में हुआ है, तो वो पर्सन अपने रिटर्न को अपडेट नहीं कर पाएगा। इसके बाद यदि बुक्स ऑफ अकाउंट्स या डॉक्यूमेंट का सीजर हुआ है सेक्शन 132 में या बुक्स ऑफ अकाउंट और डॉक्यूमेंट का रिक्वेशन हुआ है अंडर सेक्शन 132A और ये पता चलता है कि वो सीज तो किसी दूसरे व्यक्ति के केस में हुआ है जिसके यहाँ सर्च हुई थी, रिक्वेशन दूसरे पर्सन के केस में हुआ है, लेकिन पता चलता है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट और डॉक्यूमेंट्स हैं वो पर्टेन करते हैं किसी दूसरे पर्सन को, या उनके अंदर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो दूसरे पर्सन को रिलेट करती है, और उस दूसरे पर्सन के केस में ये नोटिस इश्यू कर दिया गया है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट दूसरे पर्सन के केस में सीज हुए हैं या रिक्वेशन हुए हैं वो आपको पर्टेन करते हैं या आपसे रिलेट करते हैं उसमें जो इंफॉर्मेशन है, तो वो पर्सन भी अपने रिटर्न को अपडेट नहीं कर पाएगा। अब सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या जिस साल में सर्च इनिशिएट हुई, रिक्वेशन हुआ या सर्व हुआ, उसी ईयर का रिटर्न का अपडेट करने का मौका नहीं मिलेगा या कोई दूसरे ईयर का भी रिटर्न अपडेट नहीं कर पाएंगे? तो चलिए हम इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो वहां पर एक क्लियर कर दिया गया है कि जिस ईयर में सर्च इनिशिएट हुई है, गौर से सुनिएगा,
जिस ईयर में सर्वे कंडक्ट हुआ है या जिस ईयर में रिक्वेशन हुआ है उस ईयर का तो अपडेटेड रिटर्न नहीं फाइल कर पाएंगे, लेकिन उसके पहले के किसी भी साल का रिटर्न अपडेट नहीं कर पाएंगे। एनी प्रीसीडिंग असेसमेंट ईयर टू दैट असेसमेंट ईयर। एक और कैटेगरी है थर्ड प्रोविजन के अंदर। यहां आप जानने की कोशिश करते हैं कि वो कौन से पर्सन है जिनके केस में रिटर्न को अपडेट नहीं किया जा सकेगा। तो यदि आपने ऑलरेडी एक बार अपने रिटर्न को अपडेट कर दिया, अपडेटेड रिटर्न फाइल कर दिया है, और उसी असेसमेंट ईयर के लिए आप फिर से रिटर्न को अपडेट करना चाहते हैं, तो आप नहीं कर पाएंगे। इसके बाद यदि जिस व्यक्ति के केस में असेसमेंट की प्रोसीडिंग पेंडिंग है, कंप्लीट हो चुके हैं उस असेसमेंट ईयर के लिए, कब असेसमेंट की प्रोसीडिंग पेंडिंग हो सकती है, आपको 143(2) का नोटिस दिया, आपको 142(1) का नोटिस दिया और प्रोसीडिंग पेंडिंग है, या असेसमेंट कंप्लीट हो चुका है उस असेसमेंट ईयर का, तो अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं किया जा सकेगा। यदि रीअसेसमेंट की प्रोसीडिंग या रिकम्पिटिशन की प्रोसीडिंग इनिशिएट हुई है या और पेंडिंग है या कंप्लीट हो चुकी है। आपको पता है कि रीअसेसमेंट पे आपको 148 का नोटिस मिलता है और वो नोटिस आपको मिल चुका है और असेसमेंट कंप्लीट हो चुका है रीअसेसमेंट का, तो आप नहीं कर पाएंगे उस असेसमेंट का रिटर्न का अपडेट, और यदि वो प्रोसीडिंग पेंडिंग है तो भी आप उस ईयर के रिटर्न को अपडेट नहीं कर पाएंगे। इसके बाद सेक्शन 263 में रिवीजन होता है असेसमेंट का, रीअसेसमेंट का। तो रिवीजन की प्रोसीडिंग पेंडिंग है या कंप्लीट हो चुकी है उस असेसमेंट ईयर के लिए, तो उस असेसमेंट ईयर का भी रिटर्न को अपडेटेड रिटर्न नहीं कर पाएंगे, अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। इसके बाद यदि असेसिंग ऑफिसर के पास किसी पर्सन के बारे में असेसमेंट स्पेसिफिक असेसमेंट ईयर की इंफॉर्मेशन है, कौन सी इंफॉर्मेशन? अंडर स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेशन एक्ट, प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, और ब्लैक मनी अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम असेट एंड इंपोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट 2015। तो इसके इन एक्ट के अंदर असेसिंग ऑफिसर के पास कोई इंफॉर्मेशन है और वो इंफॉर्मेशन अपडेटेड रिटर्न फाइल करने के पहले यदि असेसी को कम्युनिकेट कर दी गई है, तो असेसी उस असेसमेंट ईयर के रिटर्न को अपडेट नहीं कर पाएगा। लेकिन आपको ये मौका मिलता है कि यदि इंफॉर्मेशन होने के बाद भी असेसिंग ऑफिसर ने वो इंफॉर्मेशन आपको कम्युनिकेट नहीं की है, तो आपको जब तक वो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट नहीं होती है तब तक आपको अपडेटेड रिटर्न फाइल करने का मौका होगा। इसके बाद यदि कोई इंफॉर्मेशन है किसी असेसमेंट ईयर के लिए किसी पर्सन के खिलाफ जहां पर सेक्शन 90 के अंदर एग्रीमेंट हुआ है, आपको पता है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट इंटर होते हैं, उसी तरह से सेक्शन 90A के अंदर कोई एग्रीमेंट इंटर हुआ है और उसके अंतर्गत कोई इंफॉर्मेशन है और वो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट कर दी गई है असेसी को, तो जिस असेसमेंट ईयर के लिए इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट कर दी गई है, तो कम्युनिकेशन के बाद असेसी अपने रिटर्न को अपडेट नहीं कर पाएगा उस असेसमेंट ईयर का। लेकिन यदि कम्युनिकेट नहीं हुई है तो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पास होने के बाद भी जब तक वो आपको कम्युनिकेट नहीं हुई आप अपने रिटर्न को अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद यदि इनकम टैक्स एक्ट के अंदर प्रोसिक्यूशन इनिशिएट हो गया है रिलेवेंट असेसमेंट ईयर का, कब? प्रायर टू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न, अपडेटेड रिटर्न फाइल करने के डेट के पहले यदि प्रोसिक्यूशन इनिशिएट हो गया है तो उस असेसमेंट ईयर का रिटर्न अपडेट नहीं कर पाएंगे। इसके बाद बोर्ड कुछ ऐसी कैटेगरीज नोटिफाई कर सकती है पर्संस की जिनके केस में अपडेटेड रिटर्न फाइल करना संभव नहीं होगा, तो उस कैटेगरीज के पर्सन भी
अपने रिटर्न को अपडेट नहीं कर पाएंगे। अगला सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हमने पहले ये डिस्कस किया है कि यदि लॉस का रिटर्न है तो आप उसको अपडेटेड रिटर्न नहीं कर पाएंगे। सवाल ये आ रहा है कि यदि हमारा लॉस का रिटर्न था और हम अपडेटेड रिटर्न इनकम को फाइल करना चाहते हैं तो क्या वो रिटर्न लॉस का अपडेटेड रिटर्न फाइल किया जा सकेगा? तो यहां पर यह क्लियर कर दिया गया है कि यदि किसी भी पर्सन को लॉस हुआ था किसी प्रीवियस ईयर के अंदर और उसने अपना रिटर्न फर्निश कर दिया लॉस का विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम एंड वेरीफाइड इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर अंडर सेक्शन 139(1) और अब वो अपडेटेड रिटर्न इनकम का रिटर्न फाइल करना चाहता है तो उसको ये रिटर्न फाइल करने की परमिशन होगी, वो रिटर्न फाइल कर पाएगा। दूसरा सवाल जो आपके समान दिमाग में आ रहा होगा कि जिस असेसमेंट ईयर का रिटर्न आपने अपडेट किया है उसके कारण हो सकता है आपका कैरी फॉरवर्ड लॉस, कैरी फॉरवर्ड डिप्रिसिएशन कम हो गया हो, टैक्स क्रेडिट जो कैरी फॉरवर्ड होना कम हो गई होगी, तो क्या सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर का रिटर्न भी आपको अपडेट करना पड़ेगा? तो यहां पर यह क्लियर कर दिया गया है कि यदि आपके रिटर्न फाइल करने के कारण जो लॉस है कैरी फॉरवर्ड होने वाला वो कम हो जाता है, अनअब्जॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन जो कैरी फॉरवर्ड होना है वो कम हो जाता है, जो टैक्स क्रेडिट 115JA के अंदर मिलना है वो कम हो जाती है या 115JD के अंदर जो आपको टैक्स क्रेडिट वो कम हो जाती है, तो सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर के रिटर्न को भी आपको अपडेट करना होगा। ये यहां पर क्लियर कर दिया गया है। इसके बाद अगला सवाल जो आपके दिमाग में आ रहा होगा वो ये होगा कि अपडेटेड रिटर्न पर टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा। तो इसको जानने के लिए हमको सेक्शन 140B के अंदर जाना होगा और 140B के अंदर जब हम जाते हैं तो हमको पता चलता है कि वहां पर पहली सिचुएशन वो है जहां पर ना तो रिटर्न 139(1) के अंदर फाइल हुआ है ना 139(4) के अंदर फाइल किया है। इसका मतलब अपडेटेड रिटर्न फर्स्ट टाइम रिटर्न है। तो उस केस में जो टैक्स पेबल है वो जो प्रीपेड टैक्सेस हैं, जो TDS या TCS हुआ है, जो सेक्शन 89 के अंदर रिलीफ मिलने वाली है, यदि 90 या 90A के अंदर कोई 91 के अंदर कोई रिलीफ है, 90A के अंदर कोई रिलीफ है या 115J है, 115JD के अंदर कोई टैक्स क्रेडिट आपको अवेलेबल है, उनका बेनिफिट देने के बाद टैक्स पेबल डिटरमाइन होगा और इस टैक्स पेबल को आपको पेमेंट करना होगा इंटरेस्ट के साथ और यदि आपने डिले फाइल किया है तो जो फीस है डिले की वो भी पेमेंट करना होगी और यदि एडवांस टैक्स का पेमेंट का डिफॉल्ट है तो उसके अंदर जो इंटरेस्ट है वो भी आपको पेमेंट करना होगा और उसके साथ जो एडिशनल टैक्स डिटरमाइन होगा इन अकॉर्डेंस विद सबसेक्शन 3 जिसकी हम चर्चा बाद में करेंगे, उस एडिशनल टैक्स को भी इंक्लूड करते हुए आपको पेमेंट करना होगा इंटायर अमाउंट का बिफोर फर्निशिंग द रिटर्न and shall be accompanied by the proof of payment of such tax, additional income tax, interest and fees। तो आपको रिटर्न फाइल करने के पहले जो टैक्स पेबल है, जो इंटरेस्ट है, जो फीस है और जो एडिशनल टैक्स पेबल है उसका पेमेंट करना होगा रिटर्न फाइल करने के पहले और रिटर्न में उसका एविडेंस आपको सबमिट करना होगा। दूसरी सिचुएशन वहां है जहां पर कि रिटर्न ऑलरेडी फाइल हो चुका है 139(1) में या 139(4) के अंदर और उसको अपडेट किया जा रहा है, अपडेटेड रिटर्न फाइल किया जा रहा है, तो वहां पर टैक्स पेबल डिटरमाइन होगा। मैं आपको एक लिस्ट दे रहा हूं कि जो प्रीपेड टैक्सेस हैं जिनके क्रेडिट उनको मिलेगी और टैक्स पेबल डिटरमाइन होगा। लेकिन यहां पर आपको एक बात ध्यान रखना होगी कि यदि 131 या 139(4) के अंदर आपने रिटर्न फाइल किया था या उसको सब्सिक्वेंटली 139(5) में रिवाइज किया था और उसके अंदर आपको कोई रिफंड डिटरमाइन हो गया और रिफंड आपको मिल गया है, तो वो जो अमाउंट जो आपको रिफंड ऑलरेडी इशू हो गया है वो भी टैक्स पेबल में ऐड होगा। और इसके बाद
ये जो टैक्स पेबल डिटरमाइन होगा वो टैक्स पेबल के साथ ही आपको इंटरेस्ट जो डिले पेमेंट एडवांस टैक्स का होगा और एडिशनल इनकम टैक्स जो होगा वो भी आपको पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन जो रिफंड पे जो हमने ऑलरेडी रिफंड को ऐड कर दिया है उसमें जो इंटरेस्ट का पेमेंट किया था वो रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि रिफंड के अंदर ऑलरेडी हमने उसको इंक्लूड कर दिया है, ऐड कर दिया है। और जो टैक्स पेबल आएगा वो रिटर्न फाइल करने के पहले पेमेंट करना होगा और रिटर्न के साथ उसके एविडेंसेस आपको सबमिट करना होंगे। इसके बाद आपके सवाल में आपके दिमाग में अगला सवाल आ रहा होगा कि एडिशनल टैक्स कितना देना होगा। तो यहां पर यदि आप अपडेटेड रिटर्न विद इन 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर फाइल कर देते हैं तो आपको 25% ऑफ एग्रीगेट टैक्स एंड इंटरेस्ट पेबल जो हमने अभी डिटरमाइन किया था उसका 25% आपको पेमेंट करना होगा। और यदि आप रिटर्न आफ्टर 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर अपडेट करते हैं, अपडेटेड रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको 50% ऑफ एग्रीगेट टैक्स एंड इंटरेस्ट पेबल जो हमने डिटरमाइन किया था वो आपको पेमेंट करना होगा एज एडिशनल टैक्स। अब आपके दिमाग में एक सवाल और आ रहा होगा कि क्या एडिशनल टैक्स के ऊपर सरचार्ज और सेस भी लगेगा। तो यहां पर क्लियर कर दिया गया है कि 140B3 के एक्सप्लेनेशन में कि एडिशनल टैक्स में सरचार्ज और सेस भी इंक्लूड होगा, उसको किसी भी नाम से जाना जाए। इसके बाद जो आपने अपडेटेड रिटर्न के अंदर अपनी इनकम बताई है उसके बेसिस पर 234A और 234B एंड 234C लगेगा या मॉडिफाई होगा। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा तो अपनी राय जरूर बता दीजिए और उसके लिंक अपने साथियों तक भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इन प्रोविजंस से वाकिफ हो सके। और यदि उन्होंने कोई गलती की है, रिटर्न फाइल करना भूल गए हैं या रिटर्न फाइल करते समय कोई इनकम नहीं बताई है तो मौका है वो अपने रिटर्न को अपडेट कर दें और पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन से बचें। थैंक यू, धन्यवाद।